बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। इससे पहले हम क्लस्टर ए क्लस्टर बी के बाकी डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जब हम एक मेन फीचर्स या एक जो इसका एक लुबे लबाब की बात करें कि बेसिकली इसका मेन फीचर क्या है, हम इसको दो लफ्जों में कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि इसमें एक तो सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगी कि बंदा जो है वो अपने आप को बड़ा अजीम समझेगा, बड़ा वो अजमत का शाहकार होगा, अपने आप को समझेगा कि मैं पता नहीं क्या हूं। और दूसरा ये कि उसकी कोशिश होगी, उसकी जरूरत बन जाएगी कि लोग उसकी तारीफ करें, नीड फॉर एडमायरेशन। ठीक है, लोग उसकी तारीफ करें, उसकी कोशिश होगी कि आप भी उसकी तारीफ करें। अगर आपके इर्द गिर्द में कोई इस तरह का पेशेंट है, ये कोई पर्सन है आपके जॉब में या आपके ऑफिस में या कहीं स्कूल में या कॉलेज में, तो अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वो शिकार है तो उसकी कोशिश होगी कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफों के पुल बांध दें और वो बड़ा अपने आप को अजीम समझेगा। तो ये दो चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आप दो चीजें, अगर आपसे कोई पूछे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को दो लफ्जों में डिफाइन करें, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी और दूसरा जो है वो उसको तारीफ की जरूरत होती है, नीड फॉर एडमायरेशन। ठीक है जी। तो ये जो है जी एडोलेसेंस में इसकी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरा ये कि लेकिन 18 साल की उम्र तक हम इसको डायग्नोस नहीं करते। जैसे ही पेशेंट 18 साल का होता है तब हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोस करते हैं। इसी को नहीं, किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आप 18 इयर्स से पहले जो है वो डायग्नोस नहीं कर सकते। जब पेशेंट 18 साल का होगा या 18 से ऊपर चला जाएगा तब हम जो है वो उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको डायग्नोज करने के लिए ये जो नीचे सिम्टम्स दी गई हैं इनमें 8 या 9 सिम्टम्स, आई थिंक सो 9 होगी, हाँ 9 सिम्टम्स हैं। इनमें से जो है वो पेशेंट के अंदर कम से कम 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाती है पहली सिम्टम, इसकी क्या है, इसका क्राइटेरिया में, दैट इज has a grandiose sense of self-importance, exaggerates achievements and talents, expects to be recognized as superior। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होगा कि अपनी सलाहियतों को जो है वो, अपनी कामयाबियों को ऐसा शख्स बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और तवक्को करता है कि उसकी कामयाबियों को बगैर उससे उसकी कामयाबियों के बगैर उसे आला तस्लीम किया जाए। ठीक है जी। अपनी कामयाबी जो है वो उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। कोई चीज छोटी सी जो है वो अचीव कर लेगा, उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। अपना कोई टैलेंट होगा छोटा मोटा उसके अंदर, उसको बड़ा चढ़ा कर जो है वो पेश करेगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है, इज प्री ऑक्युपाइड विद फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, पावर, ब्रिलियंस, ब्यूटी एंड आइडियल लव। अब क्या होगा, प्री ऑक्युपाइड होगा फैंटेसी से कि वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ी चमक है उसके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां उसने हासिल की हुई हैं, बड़ी जो है वो लामहदूद ताकत है उसके पास। यानी इस तरह की चीजों को ना वो फैंटेसाइज करेगा कि बहुत ज्यादा कामयाबियां उसने हासिल करनी, बड़ी ताकत है, बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा खूबसूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की फैंटेसीज का शिकार रहेगा। तीसरा है, बिलीव दैट ही और शी इज स्पेशल and unique and can only be understood by or should associate with other special or high status people or institutions। उसको ये यकीन होगा कि वो बड़ा स्पेशल और यूनिक है और सिर्फ जो है वो स्पेशल लोग या बड़े बड़े हाई स्टेटस के लोग या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वही जो है वो उसको समझ सकते हैं। यानी अपने आप को बड़ा स्पेशल कहेगा, वो कहेगा कि मैं बड़ा स्पेशल हूँ और स्पेशल लोग ही मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो माड़ा बंदा जो है वो हमारे जैसा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अभी आ जाता है जी, रिक्वायर एक्सेसिव एडमायरेशन। उसको जो है वो हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो है उसको तारीफ की जरूरत होती है। रिक्वायर्स एक्सेसिव एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है तारीफ।
यानी कि वो चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए, ज्यादा से ज्यादा उसकी तारीफों के पुल बांध दिए जाए। तो दिस वन इज बेसिकली जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर डायग्नोसिस ऑफ द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इस किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में, कि ये एक या दो सिम्टम्स, एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी एंड द सेकंड वन इज नीड फॉर एक्सेसिव एडमायरेशन जो है, ये these are the basic characteristics, these are the basic symptoms of the patients diagnosed with narcissistic personality disorder. आगे कहते हैं has a sense of entitlement. For example, unreasonable expectations of specially favorable treatment or automatic compliance with his or her expectations. इनकी कोशिश होती है कि इनको कोई बहुत टाइटल दे दिया जाए, बड़ी इनकी जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाए इनको, इनको उसके अलावा जो है इनकी बड़ी फेवरेबल ट्रीटमेंट की जाए, और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही से जो है वो पूरी होती रहे, इन्हें कुछ कहना ना पड़े किसी को, लोग खुद ब खुद जो है वो इनके भाग भाग के इनके काम करते रहे, इनकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस जो है इनको मिले, मतलब बनाई हुई होती है इन्होंने, और इनको जो है वो फेवरेबल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, लोग इनको ट्रीट करें बड़े बड़े एक जो है वो शहाना तरीके से, लोग इनको बड़ा प्रोटोकॉल दें, इनके भाग भाग के काम करें, इनको बोलना भी ना पड़े और इनका काम हो जाए। तो ये इसकी जो है इनकी जो है वो ख्वाहिश होती है। इज interpersonally exploitative, take advantages of others to achieve his or her own ends. अच्छा जी, ये बड़े एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं, लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अपने मकासद के हसूल के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये लोगों से फायदा उठाते हैं, इस्तेहसाल करते हैं लोगों का। उसके अलावा जी आगे आ जाता है लैक्स एम्पैथी, बिल्कुल किसी के साथ इनको हमदर्दी नहीं होती। इज अनविलिंग टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई विद द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के एहसासात और जरूरियात को पहचानते नहीं है या पहचानने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल इनसे लोगों के साथ इनको कोई हमदर्दी नहीं होती, इनको नहीं कोई कोई सरोकार नहीं होता है कि कोई बंदा कितनी प्रॉब्लम में है, कितनी मुसीबत में है, कितनी परेशानी में है, क्या फीलिंग्स है क्या नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मेरी तारीफ करे, मुझे बड़ा माने, मेरी हर बात पूरी हो जाए, लोग मुझे प्रोटोकॉल दे, लोग जाए भाड़ में, इनको कोई ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हमारे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ अपने आप से सरोकार होता है कि उनका काम निकल जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो इस तरह के लोग होते हैं। आठवां है जी, इज ऑफन envious of others or believes that others are envious for of him or her। अक्सर जो है वो दूसरों से हसद करते हैं, या ये इनके इनकी जो है ये मानना होता है कि लोग उनसे हसद करते हैं, हालांकि ये लोगों से हसद कर रहे होते हैं, लेकिन ये इस चीज को कह रहे होते हैं जी कि लोग इनसे हसद करते हैं। शोज एरोगेंट हार्टी बिहेवियर्स आर एटीट्यूड, बड़े मगरूर होते हैं, मतकब्बराना रवैया होता है इनका, बंदे को बंदा नहीं समझ रहे होते, अपने आप को किसी और ही सियारे की मखलूक समझ रहे होते हैं कि मैं पता नहीं क्या बला हूं, मतलब एक एरोगेंसी इनके अंदर मौजूद होती है, एक बड़ा इनका मुतकब्बराना एक तकब्बर इनके अंदर जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ होता है। तो ये चीजें होती हैं इनके अंदर। खासकर इन चीजों को देखना, ये जो आप मैंने 9 क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली जो है ये इन 9 क्राइटेरियाज में से 5 क्राइटेरियाज जो है वो उनका होना जरूरी है, तब जो है वो हम किसी भी शख्स को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, आगे जब बात आ जाती है प्रेवलेंस की, तो जनाब the estimated prevalence of narcissistic personality disorder based on the probabilities of sample from birth to this। ठीक है जी, prevalence of narcissistic international epidemiological survey of alcohol is 6.2%। ठीक है, खैर ये जो अमेरिकन है, मैं बस इनको इतना नहीं मानता होता, क्योंकि हमारा कल्चर में और अमेरिकन कल्चर में जो है वो जमीन आसमान का फर्क होता है। सेक्स एंड जेंडर related diagnostic issues among adults age 18 and older diagnosed with narcissistic personality disorder 50% to 75% are men। अच्छा जी, 50 से लेके 75% तक जो है
वो मर्दों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। उसके अलावा जो है एसोसिएशन विद सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर in the context of severe stress and given the perfectionism often associated with narcissistic personality disorder। ठीक है, इसमें अच्छा इसको छोड़ देते हैं, इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हमें जो है वो बेसिकली क्राइटेरिया जो है वो हमें ठीक है जी। अगला हमारा क्लस्टर सी आ गया है। अच्छा, इन ये जो बेसिकली जब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस से ज्यादा जो है वो साइकोथेरेपी की जरूरत होती है इनको। लेकिन साइकोथेरेपी जो है वो लंबे अरसे तक चलती है। मेडिकेशंस में फिर आप एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एसोसिएटेड बिहेवियर्स। इनके साथ जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स है, जिस तरह एक मतलब एक बंदे को नीड फॉर एडमायरेशन है, एक तारीफ की जरूरत है, वो लोग तारीफ नहीं करते, वो चिड़चिड़ा होता है, अग्रेसिव होता है, ठीक है, लड़ता है, झगड़ता है, तो इस तरह के बिहेवियर्स को फिर कंट्रोल करना भी जरूरी है। जो जो एसोसिएटेड सिम्टम्स के तौर पे जो है वो पेशेंट के साथ साथ मेजर सिम्टम्स के साथ चल रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो है वो मूड स्टेबलाइजर्स देते हैं। उसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स वगैरह, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह जो है वो यूज की जाती हैं। अच्छा, कोमॉर्बिडिटी की बात अगर हम कर लें, यानी कोमॉर्बिडिटी से मुराद है कि इसके साथ साथ कौन सा डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके अलावा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर वगैरह, हिस्ट्रियोनिक, बॉर्डरलाइन एंटी सोशल पैरानॉइड पर्सनालिटी वगैरह भी इसके साथ हो सकती हैं। यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर कि इसके साथ जो है वो इतने बहुत सारे डिसऑर्डर्स के क्रिएट होने के और भी चांसेस होते हैं। तो दैट वाज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है ना वो बड़ा कैजुअल सा होता है, इसलिए बर्दाश्त किया करें। अच्छा, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो भी मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए हमेशा आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।